इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कृषि चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकित रूपांतरित जीएम फसल है। तो ये बीटी के पास आनुवांशिकित रूपांतरित जीएम फसलें ये उन पौधों से प्राप्त होते हैं जिनके जीन को आमतौर पर किसी अन्य जीव से आनुवांशिक पदार्थ डालकर कृत्रिम रूप से संशोधित किया जाता है। भारत ने 2002 में व्यावसायिक खेती के लिए जीएम कपास क्राई 1AC को जारी करने की मंजूरी दी। किन किन राज्यों में मंजूरी दी? तो वह है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। जीएम चावल की सबसे प्रसिद्ध किस्म सुनहरा चावल गोल्डन चावल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को डैश कहा जाता है। कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को विस्तृत खेती कहा जाता है। विस्तृत खेती फसल की पैदावार, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, इलाके, जलवायु, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विस्तृत खेती के उदाहरण है अनाज खेती, स्थानांतरित खेती। संकर खेती क्या होती है? इसमें संकर बीज दो या दो से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के संकर द्वारा निर्मित किस्मों का उपयोग शामिल है। इसके उदाहरण है गेहूँ, सोनालिका। गेहूँ में सोनालिका और कल्याण सोना, चावल में जया और रत्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो गेहूँ को उच्चतम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। ये मोटे अनाज है। बाजरा, रागी, मक्का। गेहूँ भारत विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें बारीक अनाज चावल, गेहूँ, मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? तो वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग है सिंचाई। वर्षा जल संचयन छतों, पार्कों, सड़कों और खुले मैदानों से वर्षा जल को इकट्ठा करने, संग्रहित करने और शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग पीने, घरेलू जरूरतों, पशुधन, छोटी सिंचाई और भूजल स्तर को फिर से भरने के लिए किया जाता है। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। निर्वाह कृषि के अंतर्गत निर्वाह खेती के प्रकार, आदिम निर्वाह खेती या झूम कृषि कृषि का सबसे पुराना रूप है। यह आत्मनिर्भर आधार पर होती है और किसान अपने परिवार की ज़रूरतों के अनुसार भोजन जुटाते हैं। पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर खेती की जाती है। अन्य नाम है इसके स्थानांतरण खेती या काटकर जलाओ खेती। गहन निर्वाह खेती क्या होती है? किसान सरल और अनेक उपकरणों का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर खेती करता है जिसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो यह है मेघालय। बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति बांस के पाइपों का उपयोग करके धारा और झरने के जल का दोहन कर रही हैं। सिंचाई पद्धतियों के प्रकार है कुआं और ट्यूबवेल, नहर, टैंक, ड्रिप, स्प्रिंकलर, नाली, सर्ज, खाई। मेघालय शब्द का अर्थ है बादलों का निवास। मेघालय भारत की सबसे लंबी गुफा क्रेमलियाट है। पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो खासी, जयंतिया की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरण आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम, वस्त्र, रबर, चाय, चीनी, कॉफी, खाद्य तेल उत्पादों पर लागू होता है? तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में पौधों और पशु उत्पादों का उपयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, तांबा गलाने और सीमेंट खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता उद्योग सीधे उपभोक्ता उपयोग के लिए सामान बनाते हैं जैसे चीनी, टूथपेस्ट, कागज़, सिलाई मशीन और पंखे। अगला क्वेश्चन है, कुल श्रमिक बल का 54.6% और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है 2011 की भारतीय जनसंख्या के अनुसार? तो कृषि में शामिल है। 54.6% जो है जनसंख्या कृषि में शामिल है। जो सेंसस जनगणना 2011 भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आयोजित की गई थी। 2011 में देश में कृषि श्रमिकों की कुल संख्या 263.1 मिलियन, उसमें से 118.8 मिलियन कृषक और 144.3 मिलियन कृषि मजदूर। महिलाओं के लिए कार्यबल भागीदारी 25.51% थी जबकि पुरुषों के लिए 53.26% थी। चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता चावल की खेती के लिए नदियों से लाई गई जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है। यह एक प्रकार की खरीफ फसल है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है।
विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, उसके बाद भारत है। मीथेन चावल की खेत से उत्पन्न होने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू की गई। तो कॉफ़ी की खेती बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। बाबा बुदान ने 1670 में चिकमंगलूर कर्नाटक में कॉफ़ी प्लांट की शुरुआत की। 1834 में जनरल सरमार क्यूबन के समय में कॉफ़ी के विकास को प्रोत्साहित किया गया। कॉफ़ी बीन के प्रकार अरेबिका, रोबस्टा, एक्सलेसा और लाइबेरिया है। कॉफ़ी उत्पादक देश प्रथम नंबर पर ब्राज़ील, दूसरे में वियतनाम है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर डी.एस. अटवाल भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो गेहूँ क्रांति के जनक है डॉक्टर डी.एस. अटवाल। भारत में कृषि क्रांतियों के जनक हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। यह हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंपॉर्टेंट है, वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के जनक है। नीली क्रांति मछली उत्पादन संबंधित है या एक्वाज संबंधित है, इसके जो जनक है वह डॉक्टर अरुण कृष्ण और डॉक्टर हरिलाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति जो कि फल या शहद बागवानी से संबंधित है, इसके जनक है निरपक तुजाज। रजत क्रांति जो कि अंडे से संबंधित है, इसकी जनक है इंदिरा गांधी जी। पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक है सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली, प्याज या फार्मास्यूटिकल से संबंधित है, इसके जनक है दुर्गेश पटेल। भूरी क्रांति जो कि चमड़ा और कोको से संबंधित है, इसके जनक है हीरालाल चौधरी। लाल क्रांति जो कि मांस और टमाटर से संबंधित है, इसके जनक है विशाल तिवारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल पर आयोजित की जाती है। 5 वर्ष में, और जो जनगणना है संसद है हमारी वो 10 वर्ष में। भारत में कृषि जनगणना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित 10वीं विश्व कृषि जनगणना WUCA के व्यापक दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। कृषि जनगणना 1970-71 से कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती रही। 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर ये रेशम संबंधित है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। बॉम्बिक्स मोरी, एरी, मूंगा और तसर रेशम कीट की प्रजातियां हैं। इनका उपयोग उनकी रेशम ग्रंथियों से रेशम फाइबर प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मोरी कल्चर से तात्पर्य शहतूत के पौधों की खेती से है। खेती के अन्य प्रकार एवी कल्चर पक्षी से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, पिसी कल्चर मछली पालन से, विटी कल्चर अंगूर की खेती से, फंगी कल्चर मशरूम से, आर्बोरी कल्चर वृक्ष से, सिल्वी कल्चर चारा फसलें से और ओलेरी कल्चर सब्जियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहाँ इसको डैश का नाम दिया गया है, ट्रक कृषि का। जहाँ केवल सब्जियां पैदा होती है इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित कृषि में फसल उगाना और पशुपालन शामिल है। पशुपालन कृषि में मवेशी, भेड़ और बकरी जैसे पशुधन शामिल है, जबकि दुग्ध कृषि में गायों से दूध उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है फलों का उगाना। तो पोमीकल्चर का मतलब है फलों को उगाना। एपीकल्चर मधुमक्खी और छत्तों का रखरखाव संबंधित है। आर्बोरिकल्चर छायांकन और सजावट के लिए पेड़ों, झाड़ियों, लकड़ी के पौधों की खेती करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यह एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी में किस फसल की चर्चा हो रही है। तो ये गन्ने के लिए है, कंडीशन दी गई है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ब्राज़ील पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। मक्का उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। रबड़ औद्योगिक उपयोग के लिए मुख्य रूप से लेटेक्स के निर्माण के लिए उत्पादित भूमध्यवर्ती फसल है। अगला क्वेश्चन है, कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त दिन और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए उच्च तापमान 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। कपास की फसल को इसकी वृद्धि के लिए हल्की वर्षा या सिंचाई और तेज़ धूप की आवश्यकता है। यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभ में उच्च उपज विविधता हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया था। ये 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया गया था। 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च उपज विविधता कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम केवल 5 फसलों गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक ही सीमित था। भारत की हरित क्रांति में उच्च उपज वाली किस्मों के बीच कीटों और रोगों के लिए प्रतिरोधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो काटो एवं जलाव कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि,
वर्षा वनम की जाती है। कर्तन एवं दहन कृषि या स्वीडन कृषि आमतौर पर वर्षा वन क्षेत्रों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किस की खेती संबंधित है? तो ये लेवेंडर संबंधित है। लेवेंडर। बैगनी क्रांति 2016 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। भारत में लेवेंडर फसल की खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की ढलानों पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो योजना आयोग ने भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया है। कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, निचला गंगा मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, ट्रांस गंगा का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पठार और पहाड़ियाँ, पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ, दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ियाँ, पश्चिमी तट के मैदान और घाट क्षेत्र, गुजरात के मैदान, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो मक्के के लिए ना तो अधिक वर्षा ना अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का अनाजों की रानी बोला जाता है। एक खरीफ फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए कुछ तापमान से 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि को डैश कहा जाता है? इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित कृषि है। स्थानांतरित कृषि में जंगल में आमतौर पर पहाड़ियों की ढलानों पर एक समाशोधन किया जाता है। शुष्क खेती सीमित नमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के बिना फसलों की खेती है। आमतौर पर सालाना 20 इंच से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एगर और कल्चर से बना है। एगर का क्या अर्थ है? एगर का अर्थ है मिट्टी। अंग्रेजी शब्द कृषि लैटिन एगर क्षेत्र और कोलो खेती से निकला है जो संयुक्त होने पर लैटिन कृषि क्षेत्र या भूमि जुताई को दर्शाता है। कृषि मिट्टी की खेती, फसल उगाने और पशुधन बढ़ाने की कला और विज्ञान है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 51.09% है। भारत में भूमि लगभग 21.81% वन के अंतर्गत, 3.92% चारागाह के अधीन आता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1978 से IIT रुड़की उत्तराखंड में है। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र बेलगांव कर्नाटक, जम्मू कश्मीर काकीनाडा आंध्र प्रदेश और भोपाल मध्य प्रदेश और 2 बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र गुवाहाटी असम और पटना बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, DDT जो है हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी जो जीव हैं उनको मार सकता है। तो DDT का फुल फॉर्म दिया है डाइक्लोरोडाइफेनिल एथेन। इसका जो फार्मूला होता है C14H9C15। कृषि में उपयोग किया जाने वाला एक कीटनाशक है। इसका उपयोग 1940 के दशक में मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए शुरू हुआ था। उच्च मात्रा में DDT एक्सपोजर तंत्रिका तंत्र और यकृत के साथ समस्या पैदा कर सकता है। अमेरिका ने 1972 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। दुनिया भर में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत ने वर्ष 2009 में विसरल लिस्मैनियासिस और कीट जनित मलेरिया रोग को नियंत्रित करने के लिए इसका उत्पादन किया था। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत का डैश एक उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो कपास उत्पादन का बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है जो बहुत ही उपजाऊ था। कपास भारत में एक प्रमुख फाइबर और नकदी फसल है। गुजरात और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। पहली कपास मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था और कई बार पूछा जा चुका है। पहली कपास मिल बॉम्बे में लगाई गई और इसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। डेट पूछी जाती 7 जुलाई 1854 को बॉम्बे में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सूरजमुखी का और पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य और दक्षिणी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है मक्का है, ज्वार है, जो अर्धशुष्क क्षेत्र है उसकी सबसे प्रमुख फसल है ज्वार। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में केंद्रित है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करता है। राजस्थान भारत में बाजरे की सबसे अधिक उपज वाला राज्य है। कर्नाटक देश में रागी का प्रमुख उत्पादन होता है। इसके बाद तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? तो वह अरेबिका कॉफ़ी की एक किस्म है जो यमन से भारत लाई गई थी। अरेबिका कर्नाटक में होती है। कोडागू, चिकमंगलूर, हसन वाले एरिया में
केरल में मालाबार क्षेत्र में और तमिलनाडु में नीलगिरी कौड़ कोडाइकनाल में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तिलहन की एक किस्म है? तो तारामीरा तिलहन की एक किस्म है। तारामीरा उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। तेल सीधे नहीं खाया जाता है, हालांकि इसे सरसों के तेल के साथ मिलाया जाता है ताकि बाद की तीखापन को बढ़ाया जा सके। अरेबिका, रोबस्टा और कम आम, लाइबेरिका और अक्सेलेसा 4 मुख्य प्रकार की कॉफ़ी की किस्में हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में डैश जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, भूमि जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे कारण यह है कि यह राज्य उन्नत कृषि राज्य है और जल उपयोग में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी किसी भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। सिंचित भूमि के मामले में पंजाब देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 98.8% फसल भूमि के साथ सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन, एक नीति जिसमें एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना शामिल है, डैश कहलाता है? लैंड सीलिंग कहलाता है, मीन्स भूमि सीलिंग कहलाता है। यह भूमि स्वामित्व में असमानता को कम करता है और इस प्रकार आय की असमानता को कम करता है। 1976 में पारित शहरी भूमि सीमा अधिनियम में प्रस्तावित किया गया था कि आम भलाई के लिए शहरी समूह में भूमि का समान वितरण होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।